प्यारे बच्चों, हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वह है नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर जो है वह लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, यदि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वे आसानी से वेपर में निकलेंगे, वेपर के रूप में आसानी से बाहर निकलेंगे। और वेपर जब ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। एक बार फिर से समझिए, यदि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो वे मॉलिक्यूल्स इजिली वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो वेपर ज़्यादा बनेगा, और वेपर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर अधिक बनेगा, और वेपर अधिक बनेगा तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ईथर और अल्कोहल की बात करें। ठीक है, ईथर के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्कोहल की अपेक्षा कमजोर होता है। यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईथर की अपेक्षा अधिक होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईथर में कम और अल्कोहल में ज्यादा होगा। तो ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अल्कोहल में ज्यादा है, तो वेपर किस में ज्यादा बनेगा? तो ईथर में ज्यादा बनेगा, और वेपर इसमें ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी इसका अधिक होगा। इसलिए ईथर का वेपर प्रेशर अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की अपेक्षा ईथर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने के चलते हुए इजिली वेपर में कन्वर्ट होंगे, वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। क्लियर? तो ये हम लोग देखें नेचर ऑफ लिक्विड। तो दो तरह का सब्सटेंस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी, सब्सटेंस को दो क्लास में बांट सकते हैं, एक वोलेटाइल एंड सेकंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल has tendency to convert into vapor easily। वोलेटाइल जो होंगे वे इजिली वेपर में कन्वर्ट होंगे, और नॉन वोलेटाइल हैज नो टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर इजीली, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे हम लोगों की इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की चर्चा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की चर्चा होगी। उसमें जनरली ज्यादातर चर्चा होती है यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज की। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6 एंड सुक्रोज C12H22O11।
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की चर्चा होगी, तो ज्यादातर क्वेश्चन के रूप में इन्हीं का यूज होता है, इसलिए इनको याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। वोलेटाइल जैसे मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल, और भी बहुत सारे हैं। तो दो तरह का सब्सटेंस, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, और नॉन वोलेटाइल जो इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्टर हम लोग देखे, नेचर ऑफ लिक्विड। सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? यदि किसी लिक्विड को गर्म किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, यानी यदि किसी लिक्विड को हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेपर में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होंगे। और वेपर जितना ही ज्यादा बनेगा उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी टेम्परेचर यदि लिक्विड का बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? अधिक। क्लियर हुआ? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। ठीक है, इफ P1 and P2 are vapor pressure of liquid at temperature T1 and T2, then T1 टेम्परेचर पर यदि वेपर प्रेशर P1 हो और T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 हो, तो इसके बीच रिलेशन क्लॉसियस एंड कैपेरॉन ने दिया था। इसको आप लोग देखिए, log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 और T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 हो, तो क्लॉसियस और क्लेपेरन ने एक इक्वेशन दिया था टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करते हुए log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन। डेल्टा H वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आप लोग पढ़े 11th में थर्मोडायनेमिक्स में, अपॉन 2.303 R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये हम लोग देखे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन? तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे, टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एक चीज नोट कर लीजिए, वेपर प्रेशर जो है लिक्विड को किस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर के साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता है। तो नोट कर लीजिए, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज शेप ऑफ वेसल। जिस वेसल में लिक्विड को रखा गया है उसके साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हम लोग देखिए
वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन containing two volatile components। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल कंपोनेंट। यानी वैसे सॉल्यूशन के लिए, वैसे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जिसमें दो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हो, उसके लिए राउल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां कह रहा है कि टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स, यानी दोनों कंपोनेंट जो होंगे वोलाटाइल होंगे, यानी सॉल्यूट भी वोलाटाइल और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल। यह भी लिक्विड होगा और यह भी लिक्विड होगा। क्लियर हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स, यानी लिक्विड सॉल्यूशन जिसके सॉल्यूशन के कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स यानी दोनों कंपोनेंट्स, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल, सॉल्यूट भी वोलाटाइल और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल, यह भी लिक्विड और यह भी लिक्विड। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। इसके लिए तो देखिए, दोनों कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इसमें वोलाटाइल होंगे। तो चलिए हम एक प्योर लिक्विड यहां ले रहे हैं, प्योर लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स है, ये क्लोज वेसल है। एक और वेसल में हम प्योर लिक्विड बी ले रहे हैं, ये बी के मॉलिक्यूल्स हो गए, यह भी क्लोज वेसल है। ठीक है, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को पी नॉट से डिनोट करते हैं, ए है यहां पर तो पी नॉट ए, इसका वेपर प्रेशर उसी तरह पी नॉट बी। ठीक है, दोनों को मिला दें, ए और बी दोनों को हम क्या किए, मिला दिए। प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए। प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी। तो क्या इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी लिख सकते हैं? नहीं, कभी नहीं होगा। ठीक है, यह प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है तब इसका पी नॉट है, यह भी प्योर लिक्विड भी है, इसमें दूसरा कोई नहीं मिला हुआ है तब पी नॉट भी है। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इन दोनों का सम यानी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी कभी नहीं होगा। यहां पर आने पर इनका वेपर प्रेशर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। चलिए, तो हम यहां पर मिलाने के बाद ए और बी को जब मिला दिए तो मिलाने के बाद इसका वेपर प्रेशर पीए मान लेते हैं और इसका पीबी मान लेते हैं। ये पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा, ए का इसमें पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, राउल्ट्स ने कहा कि पीए प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी इस वोलाटाइल कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही है राउल्ट्स लॉ। एक बार फिर से सुनिए,
solution containing two volatile components. In a solution containing two volatile components, the partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction of that component. ये राउल्स लॉ कहता है कि A का पार्शियल वेपर प्रेशर A के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा और B का पार्शियल वेपर प्रेशर B के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो राउल्स लॉ को कैसे हम लोग लिखेंगे? राउल्स लॉ इन ए लिक्विड सॉल्यूशन containing two volatile components, partial vapor pressure of each component is directly proportional to mole fraction of that component। ठीक है। In a liquid solution containing two volatile components, partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction of that component। यानी volatile components वाले two volatile components वाले किसी liquid solution में किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ओके, राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। चलिए तो राउल्स लॉ से हम देखें कि Pa प्रोपोर्शनल जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट में बदलते हैं तो प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लगा दिए k। ओके, उसी तरह Pv इक्वल टू k इंटू जीटा भी। लेट अस कंसीडर प्योर लिक्विड ए। अब केवल प्योर लिक्विड ए की बात करते हैं। जैसे ये प्योर लिक्विड ए हम लोग लिए थे, इसमें केवल ए है, इसमें बी है नहीं है। तो बी नहीं है तो इसमें बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0। बी है ही नहीं तो बी का मोल फ्रैक्शन 0। ए का मोल फ्रैक्शन तब क्या होगा? ए का मोल फ्रैक्शन 1। हम लोग पढ़े हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। ठीक है। ए का मोल फ्रैक्शन, यदि किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है? 1। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, चूंकि इसमें बी है ही नहीं तो बी जब है नहीं तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0। तो बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा तो ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, अब चूंकि प्योर लिक्विड लिए हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या लिखते हैं? P0A। तो P0A इक्वल टू K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1। तो P0A इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। ओके, अब देखिए P0A इक्वल टू K आ गया। तो चलिए इस इक्वेशन में देखिए तो Pa इक्वल टू क्या लिखेंगे? K की जगह पर हो गया P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। उसी तरह Pv इक्वल टू
पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको याद रखिएगा, यही राउल्ट्स लॉ है। इसमें जो टर्म्स है, पीए क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पीवी क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यहां लिख देते हैं, हियर पीए इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पीवी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये याद रखेंगे, ये राउल्ट्स लॉ हो गया। अब थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट द्वारा। राउल्ट ने कहा था कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा। पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, इसको जरा कॉन्सेप्ट से समझो। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं और नीचे में जितने कंपोनेंट्स हैं सभी के मोल को ऐड करके डिवाइड करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये आपको बताया गया। मोल फ्रैक्शन 11 में पढ़े हैं। मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसके मोल को ऊपर और नीचे में जितने कंपोनेंट्स हैं सभी के मोल को ऐड करके। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ने का मतलब मोल की संख्या बढ़ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बढ़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स का बढ़ना। मोल जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तभी मोल बढ़ेगा। और जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतने वेपर अधिक बनेंगे और वेपर अधिक बनेगा तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। एक बार फिर देखिए, राउल्ट ने कहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसको कंसेप्ट द्वारा समझते हैं। मोल फ्रैक्शन कब बढ़ेगा, तो जब मोल बढ़ेगा। मोल कब बढ़ेगा, तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे और मॉलिक्यूल्स लिक्विड का जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वेपर बनेगा और वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। यानी मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब आशा है कि आप लोग राउल्ट का लॉ क्लियरली समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम यहां पर डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं। डाल्टन्स लॉ 11th में हम लोग पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसमें बताया गया था कि टोटल प्रेशर जो होता है, यदि कोई मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो तो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। डाल्टन्स लॉ कहता है इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस the total pressure is the sum of partial pressure of all the components ठीक है। किसी गैसियस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर में टोटल प्रेशर जो होगा वह पार्शियल प्रेशर के सभी कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो यहां जो हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, इसके कंपोनेंट्स कौन हैं, तो ए है और बी है। ए और बी कंपोनेंट्स हैं। तो टोटल प्रेशर
ए के पार्शियल प्रेशर और बी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू, अब पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, अभी राउल्ट्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े हैं, पीए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए एंड पीबी इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। ये अभी हम लोग देखे हैं कहां से, तो राउल्ट्स लॉ से। तो इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, तो पीए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसका यूज होगा। लेकिन ये राउल्ट्स लॉ नहीं, ये डाल्टन्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ ये है, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ। क्लियर हो गया, राउल्ट्स लॉ क्लियर हो गया, और राउल्ट्स लॉ को हम लोग अप्लाई किए डाल्टन्स लॉ पर। ठीक है, अब इसको एक न्यूमेरिकल द्वारा समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये नोट कर लेंगे। अब इसको एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं। A liquid solution contains 0.32 gram methanol and 0.46 gram ethanol. If P naught methanol is 200 millimeter Hg and P naught ethanol is 100 millimeter Hg, find partial vapor pressure of methanol, partial vapor pressure of ethanol and total pressure. Okay, liquid solution contains 0.32 gram methanol and 0.46 gram ethanol. If P naught methanol and P naught ethanol given, then find partial vapor pressure of methanol. Partial vapor pressure कैसे निकलता है, अभी हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़े हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू पीए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा है। तो पी नॉट तो दिया हुआ है, हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, चलिए यहां हम लेते हैं मेथनॉल, जिसका फार्मूला CH3OH, एथेनॉल फार्मूला C2H5OH। ओके, अब हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले मोल निकालना होगा, मोल मेथनॉल का। तो मोल निकालने के लिए आप लोग बताया गया, यदि मास दिया हो तो जितना मास दिया है उसमें मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो मोल निकालने के लिए मास मेथनॉल का कितना दिया है, तो 0.32, और मोलर मास कितना होगा, तो 12 और 3 15 16 32 0.01। उसी तरह इसका निकालते हैं, तो 0.46 मास दिया हुआ है इसका, और इसका मोलर मास 46 हो जाएगा 0.01। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन अभी बताए हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखेंगे। तो इसका मोल कितना होगा 0.01 अपॉन नीचे में दोनों के मोल को ऐड करके, तो दोनों का मोल ऐड कीजिए, तो 0.01 और 0.01 कितना हो जाएगा 0.02, तो ये हो गया 1/2। उसी तरह इसका मोल फ्रैक्शन निकाले, तो इसका मोल है 0.01 अपॉन नीचे में दोनों के मोल को ऐड करके, तो दोनों का मोल ऐड करेंगे तो 0.02, ये भी हो गया 1/2। मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब चलिए क्या क्या पूछ रहा है निकालते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकाले हैं। मास दिया है तो पहले मोल निकाल लिए, और मोल निकाल करके मोल फ्रैक्शन। अब ये पूछ रहा है
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथनॉल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट मेथनॉल इंटू जीटा मेथनॉल। पी नॉट मेथनॉल 200 दिया है, जीटा मेथनॉल मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 1/2, तो ये हो गया 100। उसी तरह एथेनॉल का निकालना है, तो पी नॉट एथेनॉल इंटू जीटा एथेनॉल। पी नॉट एथेनॉल 100 है और इसका मोल फ्रैक्शन 1/2, तो ये हो गया 50 mm। और टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, पी टोटल, तो ये हो जाएगा पी मेथनॉल प्लस पी एथेनॉल, ये हो गया 100 प्लस 50 यानी 150 mm। ठीक है, पहले मास दिया है मेथनॉल एथेनॉल का, तो पहले मोल निकाल लिए, मोल निकाल करके मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, और चूंकि यह दिया हुआ है प्योर लिक्विड का मेथनॉल एथेनॉल का वेपर प्रेशर, तो यहां मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका निकल गया पार्शियल वेपर प्रेशर। और टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड कर दें। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल देखे, आशा है राउंड थोड़ा क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे और भी न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देखेंगे। आपका प्यारा सा चैनल संजीव मिश्रा संस्कार वाले, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।